हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बात करता है प्रेसिडेंट के बारे में। तो इस एरिया से आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उसमें यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, और आपको इससे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। तो इनका पूरा जो नाम था वो था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये साल 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जब टेन्योर ख़त्म हुआ तो 2007 में ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद संभाला था। तो 2007 से 2012 तक ये भारत की राष्ट्रपति के पद पर काबिज रही थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो जिनका टर्म 2 साल का, जो 2 बार, जो 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि जब आप संविधान में जब राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट्स के जब प्रोविजंस को जब आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वो इलेक्ट या किए जा सकते हैं और वो कितने भी टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या रीज़न है कि आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई भी हमारे देश में जो राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद उसमें से कोई भी सेकेंड टर्म या एक से ज़्यादा टर्म तक सर्व नहीं किया है। तो इसका रीज़न क्या है ना? तो इसका रीज़न आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि राष्ट्रपति इवन दो वो एक से ज़्यादा टर्म के लिए सर्व कर सकते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल टू be appointed to be elected as a president for more than one term, then why we haven't seen after Dr. Rajendra Prasad any other president who has served for more than one term? जिसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? इसका सही उत्तर है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के राष्ट्रपति थे और वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975। आपको पता है कि 1975 में हमारे देश में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उनके दौर में देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। अब सवाल ये है कि जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम पे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1969 में इन 1969 who served as acting president of India for 35 days after Zakir Hussein's death and before VV Giri was elected as president। तो 1969 में जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद और वीवी गिरी के राष्ट्रपति बनने से पहले 35 दिनों के भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा दी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उसके बाद उन्होंने जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो उनको चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे जो मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम पे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपको पता होगा कि अगर राष्ट्रपति का पद, और आपको पता है कि राष्ट्रपति का जब पद खाली तो उसको उपराष्ट्रपति संभालते हैं एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट। और जब वाइस प्रेसिडेंट का भी जो अब जब वो भी उसको छोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उस पद को संभालते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे देश के चीफ जस्टिस थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो उन्होंने इस परिस्थिति में उन्होंने 20 जुलाई 1969 से
24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोन टू हैव यूज्ड अ पॉकेट वीटो? तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्ञानी जैल सिंह। तो हुआ ये था कि 1986 में जब देश में राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तो उस टाइम पे ज्ञानी जैल सिंह साहब जो थे वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार एक बिल लेकर के आई थी, इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, 1986 का एक बिल था। अब ये बिल कहता क्या था? यह बिल बेसिकली भारत सरकार को यह अधिकार देता था कि वह किसी भी पत्र या पार्सल को इंटरसेप्ट कर सके, मतलब उसको रोक सकती थी। ठीक है, अगर उसे लगता था कि ये राष्ट्रहित या सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला हो। बेसिकली इस पूरे बिल का जो एक मेन जो एम था, मोटिव था, वो ये था कि कि सरकार को संचार जो मतलब जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उस पे अधिक कंट्रोल, अधिक नियंत्रण उसको बेसिकली बनाना था, कंट्रोल लेना था, है ना। लेकिन अल्टीमेटली यह पाया गया कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसका वायलेशन है ना, तो उसका उल्लंघन करता है। तो इस कारण से जो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने अपने पॉकेट वीटो का पावर का इस्तेमाल किया और इस विधेयक को, मतलब इस अमेंडमेंट बिल को उन्होंने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। ही डिनाइड टू पास दिस पर्टिकुलर बिल। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब है वो है ज्ञानी जैल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution allows re-election to the office of the president and determines the qualifications for the same? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है और इसके लिए योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल 57, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या बात करता है? ये कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति का पद संभाल चुका हो, वो दोबारा से उस पद को संभालने के लिए, वो री इलेक्ट होने के लिए उस ऑफिस पे एलिजिबल है। ठीक है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितनी बार उस टर्म को, अपना राष्ट्रपति के टर्म को वो सर्व कर सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। ठीक है, जब जो भी क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति बनने के लिए आर्टिकल 58 में दिए गए हैं, अगर वो सारे कंडीशंस को वो फुलफिल करता है, then he can be appointed as the president of India as much number of tenure he is uh, he's sitting on that position। ठीक है, तो जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, which of the following statements about the president's ordinance making power is not correct? तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ हमें दी रखी हुई हैं। आपको पता है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है कि जब मान लीजिए कोई सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो और उसमें कोई लॉ लाना हो और जो पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं चल रहा हो, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकती है। ठीक है, तो उसे इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यह संसद की विधायी शक्तियों के समानांतर है। इट इज लेड डाउन इन आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शैल सीज ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। इट कैन नॉट बी विथड्रॉन एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। चलिए अब इसका एनालिसिस देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है, इट कैन नॉट बी विड्रॉन एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, अब जो राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ना, वो आर्टिकल 123 में दिया गया है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट को बेसिकली अलाउ करता है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, है ना। और अगर जो इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन हो और इमीडिएटली इमरजेंसी में कोई लॉ को लाना हो, तो उस केस में जो राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, किस किस सब्जेक्ट मैटर पे लाया जा सकता है ऑर्डिनेंस? तो जो भी जो लेजिस्लेटिव पावर जो डिफाइन किए गए हैं पार्लियामेंट को, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, जब ये ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं, राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे, तो उसको बेसिकली पार्लियामेंट जब
पार्लियामेंट का जब रीअसेंबली होगा उसके 6 हफ्ते के अंदर, विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली, ठीक है, आपको उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ता है। अगर वो पास नहीं हो पाता है तो वो ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू है वो सीज हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसके पहले भी उस ऑर्डिनेंस को अगर लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी समय पे किसी भी वक्त पे उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अगर आपको ऑर्डिनेंस से कोई भी सवाल आएगा तो इन्हीं के इर्द गिर्द आएगा, आप इसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है। आप स्लाइड्स को दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति, उनका एक चुनाव ना एक एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है ना, जिसको हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। आपको बताना है कि उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इंक्लूडेड हैं। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो कौन कौन से कहाँ कहाँ के मेंबर जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है अपॉइंट अब इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। किस में ये प्रोविजन दिया रखा है, ये आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इसके बारे में बात करता है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आएंगे, तो इसमें सबसे पहले आएंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं। आपको पता होगा कि लोकसभा में दो लोगों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है, जो अब प्रोविजन खत्म हो गया है, ये अब ये जो है प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। तो पहले होता था कि जो दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे उनके दो लोगों को ये नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में। ठीक है। और राज्यसभा में आपको पता है कि कुछ जो स्पेशल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जैसे कला क्षेत्र से हो गए, खेल क्षेत्र से हो गए, तो उनको जो है वो नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है। लेकिन ये जो 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 नॉमिनेटेड लोग होते हैं दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ गए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद elected member of the legislative assemblies of states including the elected member of legislative assemblies of union territories of Delhi and Puducherry। सारे स्टेट्स के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसके इलेक्टेड मेंबर प्लस दिल्ली और जो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी आपको पता है कि वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। ठीक है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। आई होप आपको इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन आते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज अंडर द प्रोविजन ऑफ। प्रेसिडेंट रूल जो है वो किन किन प्रावधानों के तहत लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 365। ठीक है। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 एंड 4। तो आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के तहत जो है आप जो है क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल आप इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक एक करके दोनों आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल 356 क्या बात करता है, आर्टिकल 356 अलाउ करता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। ठीक है। इस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है ना। कौन रिक्वेस्ट करता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे वो एक अ, एक रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। सरकार को, और अगर सरकार को अ, मतलब जो है वो एक रिपोर्ट देते हैं उसको सरकार को, और लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो मशीनरी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से वो काम नहीं कर पा रही, उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, इन दैट सिचुएशन वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 365 क्या बात करता है, आर्टिकल 365 बोलता है कि, कि अगर कोई स्टेट जो है वो फेल कर जाती है, ठीक है, या किसी से कंप्लाई करने में या इफेक्ट में लाने में, क्या कोई भी ऐसा डायरेक्शन जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जो ऑर्डर है या डायरेक्शन है
अगर वो स्टेट गवर्नमेंट उसका उल्लंघन करती है, उसको कंप्लाई करने में फेल कर जाती है, तो जो राष्ट्रपति हैं उनको वो ऐसा मान सकते हैं उस सिचुएशन में कि अब जो है, मतलब जो जो स्टेट का जो पूरा फंक्शन चल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है, इट इज नॉट फंक्शनिंग और द वर्क देयर इज नॉट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस केस में भी जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति दोनों केस में, जो गवर्नर है अगर राष्ट्रपति को बोले कि हमारे यहाँ आर्टिकल 356 के अंदर कि हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस केस में राष्ट्रपति अगर सहमत है कि हाँ ज़रूरत है लगाने की, तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। आर्टिकल 365 में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उल्लंघन, उसके गाइडलाइंस का, उसका ऑर्डर का कोई उल्लंघन किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही है और राष्ट्रपति को लगता है यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस पे काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी आर्टिकल 365 के तहत भी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस थे आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग अ पर्टिकुलर स्टेट, देन यदि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी विशेष राज्य में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो पहला ऑप्शन है द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, बी द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी आर्टिकल 19 in the state is suspended, and option D the president can make laws relating to that state। अब देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो लेजिस्लेचर का जो पावर होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर होता है, वो अब पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंडर एक्सरसाइज किया जाता है। जब भी 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज किया जाता है, तो उसमें जो भी लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसका जो लेजिस्लेचर का जो पूरा फंक्शन होता है दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट फंक्शन करती है लेजिस्लेचर की जगह पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये बात, है ना। तो जब भी 356 के अंदर में राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ जो स्टेट जो होता है, जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो यूनियन गवर्नमेंट उसको ले लेती है। ठीक है, और उसको गवर्नर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का, वो पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंडर में उसको एक्सरसाइज किया जाता है ना। स्टेट असेंबली जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है, बट आइदर बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट डिसीजन। अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि इसको सस्पेंड कर देना चाहिए या डिसॉल्व कर देना चाहिए तो उस केस में यह किया जा सकता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 19, उनका कभी भी सस्पेंशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला ऑप्शन है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ऑप्शन बी द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी impeachment may be initiated against the president for breach of the constitution, and option D article 56 envisages the tenure of the president। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में ही बताया था कि नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें हमेशा, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट जो इसमें दिए गए थे वो सारे स्टेटमेंट सही थे। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल आते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ग्राउंड पे ही जो है इम्पीचमेंट किया जा सकता है राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 56 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो स्पेसिफाई करता है टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कि 5 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस। ठीक है, होपफुली आपको ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको देखना है कि इसमें से सही मैचिंग किसकी सही नहीं लग रही है ना। इसमें कौन सा जो है वो गलत मैच किया हुआ है। आर्टिकल 54 बात करता है प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के बारे में, आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, आर्टिकल 60 बात करता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो सही आंसर है वह आर्टिकल 16 है ना। आर्टिकल 16 जो है वो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति के बारे में बात नहीं करता है। रादर आर्टिकल 60 जो है वो बात करता है ओथ और अफर्मेशन के बारे में जो कि राष्ट्रपति लेते हैं, ठीक है, ना कि इम्पीचमेंट के बारे में बात कर। जबकि जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 60 टॉक्स अबाउट द ओथ और अफर्मेशन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हैं देश के, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति साहब को ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आपको इसमें से कुछ स्टेटमेंट जैसे आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू आइदर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी साइंड बाय 1/3 मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एंड द थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट्स इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसको बताना क्या है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। सारे के सारे जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए थे ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है। अब एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं, है ना। देखिए पहला है कि एज पर आर्टिकल 56(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं, वो चीफ जस्टिस को सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें कि वो वाइस प्रेसिडेंट को भी सबमिट कर सकते हैं या चीफ जस्टिस को भी सबमिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो था कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है राष्ट्रपति का, उसको जो नोटिस है उसको कितने लोग साइन करने चाहिए, so that needs to be signed by at least 1/4 of the members of the either house of the parliament, ना कि 1/3, ठीक है। तो उसको 1/4 लोगों मेंबर्स के द्वारा उसको साइन किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट था कि वो उसमें लिखा था कि जो मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही इम्पीचमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सो ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोक सभा एंड राज्य सभा पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, whereas both the elected and nominated members of the parliament and elected members of the state legislative assembly participate in the president के इलेक्शन में, ठीक है। तो इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज। अब लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। जो सही उत्तर है वो है 14, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस प्रोविजन को अब अबॉलिश कर दिया गया है 104थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2019 में लाया गया था, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस प्रोविजन को जो 2 मेंबर्स जो के नॉमिनेशन की बात करता है लोकसभा में उसको खत्म कर दिया गया। इसके और ये इफेक्ट में कब आ गया है, तो जनवरी 25 2020 से इस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उसके बाद से इस तरीके का नॉमिनेशन पे कंप्लीटली अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में फ्रॉम फील्ड्स सच एज लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो 12 + 2 14, लेकिन अब क्योंकि इस प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया गया है जो एंग्लो इंडियन वाली जो नॉमिनेशन थी, तो अब जो इसका जो एक्चुअल नंबर है वो अब 12 हो गया है, ठीक है। पर क्योंकि अभी तक ये रूल था इसलिए इसका आंसर अब 14 दिया गया है, लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद से जो इसका जो एक्चुअल जो नॉमिनेशन एक्चुअल जो नॉमिनेटेड जो टोटल मेंबर हैं वो इनके जो नंबर टोटल नंबर है वो 12 है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? 2 साल, 1 साल, 6 महीने या 5 साल? का जो सही उत्तर है वो है 2 साल। जब 356 आर्टिकल, जो 356 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वो पढ़ोगे तो वो बात करता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो इनिशियली 6 महीने के लिए इम्पोज किया जा सकता है और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है और अप्रूवल लेते लेते तक आप इसको 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल तक के लिए आप इसको इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर 6 महीना पे पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होगा। लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस पीरियड को घटा करके 2 साल कर दिया गया। तो इनिशियली जो मैक्सिमम जो था पीरियड था वो 3 साल था, लेकिन अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में आया था उसके बाद से इसको घटा करके 2 साल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये कब काम नहीं करेगा? ये तब काम नहीं करेगा अगर देश में कोई नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऑपरेशन में हो, वो ऑलरेडी इम्पोज्ड हो। अगर नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी इम्पोज्ड हो या फिर द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड इलेक्शंस इन द स्टेट, या इलेक्शन कमीशन अपना हाथ खड़ा कर दे कि भैया देखो इस माहौल में, इस परिस्थिति में इस राज्य में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, तो भी जो इस पीरियड 2 साल के जो पीरियड है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, दो सिचुएशन में, है ना। तो 2 साल का पीरियड कब कब एक्सटेंड किया जा सकता है? जो 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 नीचे दिए गए 1 और 2 जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, नो डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इफ द इलेक्टोरेट इज नॉट फुल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैन नॉट कास्ट देयर वोट अंटिल द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट्स इज फुल। ये कह रहा है कि यदि निर्वाचन मंडल पूर्ण नहीं है तो निर्वाचन मंडल के शेष सदस्य तब तक मतदान नहीं कर सकते जब तक निर्वाचन मंडल पूर्ण न हो। अब आपको इसमें से क्या करना है? आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। तो दोनों के जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो गलत है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति से के जो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है ना, तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर सकती है कोई भी मैटर के से रिलेटेड जो कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज करती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पहला स्टेटमेंट जो वहां पे लिखा था क्वेश्चन वो गलत था। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है वो मान लीजिए कि जैसे हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में सारे स्टेट जो हैं उसके जो विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का जब चुनाव का टाइम आया तो गुजरात का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो चुका है। वो उस टाइम पे वो वहाँ पे वो जो मेजोरिटी वहाँ की सरकार खो बैठी है और अभी वहाँ पे वो भंग हो रखी है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली अभी फंक्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इस केस में चुनाव जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो नहीं होगा, वो डिले हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन दो अगर इलेक्टोरल कॉलेज का कोई मेंबर या कोई स्टेट अगर वहाँ पे जो उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं अगर वो नहीं है या वो वहाँ की कोई हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसॉल्व हो चुकी है, स्टिल जो भी इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी मेंबर उस टाइम पे एलिजिबल होंगे, जितने भी मेंबर उसमें अभी करंट टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन्हीं में चुनाव जो है वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट विल बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो इस बात से चुनाव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो फंक्शन में नहीं है, वो डिसॉल्व है, या वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, या वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा अभी नहीं बन सकती है, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई है, पढ़ते हैं। इफ एनी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, दे कैन रिमेन अ मेंबर ऑफ अप टू 6 months। यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति बनता है तो वह 6 महीने तक सदस्य बना रह सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द अलाउंसेस पेड टू द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेन्योर कैन नॉट बी डिडक्टेड। अब इसमें करना क्या है, हमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है हमें वो बताना है। तो जो ऑप्शन है वो है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। क्योंकि जो सैलरी कितनी होगी, क्या इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, सारी जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, और जो पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करेगी वो चीज़ राष्ट्रपति को एज अ सैलरी एज जो है वो फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट क्या था कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का टेन्योर अभी चालू है ना, तो जब कोई राष्ट्रपति अपना टेन्योर अभी कंप्लीट नहीं किया है, टेन्योर के बीच में है, उस टाइम पे आप उसके सैलरी को आप घटा नहीं सकते, उसके अलाउंसेस को आप घटा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर घटाना है तो जो उसके बाद जो अपॉइंट किए जाएंगे, उसके बाद जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे, हाँ उन पे वो घटी हुई अलाउंसेस जो है वो एप्लीकेबल होंगी, लेकिन आप बढ़ा ज़रूर सकते हैं। अगर जो अलाउंस अगर वो बढ़ जाती है तो वो जो एग्जिस्टिंग राष्ट्रपति है उनके ऊपर ये लागू रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप घटा नहीं सकते, है ना। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स द प्रेसिडेंट, दे मस्ट वेकेट देयर सीट अपॉन टेकिंग ऑफिस, है ना। इसमें ऐसा 6 महीना का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। जैसे ही एक व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो चुनाव जो है वो जीत जाते हैं, और उस टाइम पे अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हैं, तो जैसे ही वो उस प्रेसिडेंट के सीट को पोजीशन को ग्रहण करेंगे, उसके उस तुरंत ही उसके जस्ट पहले ही उनको जो मेंबरशिप जो था किसी भी हाउस का, उसको उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको उसको त्याग करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई 6 महीने का टाइम पीरियड इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी रीपास्ड बाय द पार्लियामेंट इन इट्स सिटिंग विद इन 6 months, है ना। जब संसद के दोनों सदन सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की बैठक में 6 महीने के भीतर फिर से पारित करना आवश्यक है। आपको इसमें से क्या सही स्टेटमेंट जो है वो ढूंढना है। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है उसे पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्या स्टेटमेंट है कि जो अगर मान लीजिए आपको बोला था कि मैंने आपको बताया था ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कि ऑर्डिनेंस तभी इशू किया जा सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या कोई भी एक हाउस जो है वो सेशन में ना हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों हाउसेस सेशन में चल रही हों, उनका सेशन चल रहा हो, उस केस में राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस को लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, है ना। दूसरा जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। अब ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि 6 महीना नहीं है। अगर ऑर्डिनेंस को जैसे ही हाउसेस जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उसके अंदर उसके 6 हफ्ते के अंदर पार्लियामेंट को उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा, उसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं करा पाती है तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो सीज कर जाती है, वो लैप्स कर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, according to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament each of the following. भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पहला ऑप्शन है द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, सेकंड द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, थर्ड द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फोर्थ द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो ढूंढ करके बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, 1, 3 एंड 4 ओनली, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हम इसके आंसर को हम डिटेल से समझते हैं, है ना।
देखिए, यूनियन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दैट इज आर्टिकल 280 में जिसके बारे में बात करते हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू ले द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन बिफोर द पार्लियामेंट। तो जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशंस कर आती है, तो राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है, उनकी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट के समक्ष जो है वो प्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो है, सेकंड स्टेटमेंट दैट इज रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ये इसकी जो रिपोर्ट है, ये जो है पार्लियामेंट के समक्ष नहीं रखी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। रादर इट इज अ पार्लियामेंट्री कमिटीज इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। और ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसकी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है जो कि पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है ना। ये राष्ट्रपति द्वारा पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता। थर्ड जो स्टेटमेंट था वो था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 151 जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करता है। द प्रेसिडेंट कॉजेज द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो सीएजी की कोई भी रिपोर्ट अगर आती है तो ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पार्लियामेंट के समक्ष में उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। जो चौथा स्टेटमेंट था वो था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जो आर्टिकल 338 जिसके बारे में बात करता है। तो ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि जो भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी ऐसा रिपोर्ट होता है तो उसको जो राष्ट्रपति साहब है वो पार्लियामेंट के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति साहब नहीं प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं हमको पार्लियामेंट के समक्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। है ना, भारत के राष्ट्रपति संसद के सत्र को ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि उन्हें उचित लगे या उचित समझे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। 3 सेशंस होते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि ये तीनों सेशंस कंडक्ट किए जाएं। तीसरा स्टेटमेंट है देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ऐसा कोई भी निर्धारित मिनिमम जो है नंबर ऑफ डेज नहीं होती है जब पार्लियामेंट को अपनी मीटिंग करना होगा प्रति वर्ष। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। इसका जो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 1 एंड 3। ठीक है। तो 1 एंड 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। तो जहां राष्ट्रपति साहब को सही लगेगा वो वहां पे समन कर सकते हैं हाउस को। जरूरी नहीं कि वो पार्लियामेंट में ही करें। पार्लियामेंट के बाहर भी उनको लगता है, किसी हॉल में लगता है या किसी कन्वेंशन सेंटर में लगता है, तो वहां पे भी वो समन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा जो है वो गलत था। तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा पे हम बात करेंगे कि क्यों गलत है उसमें। तीसरा स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं होता है जब जितना पार्लियामेंट को एक साल में मीटिंग करनी ही करनी है। ठीक है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज एज सच। ठीक है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो ऐसा कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं करता है कि देयर विल बी 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज बजट, जो कन्वेंशनली जो हमारे यहाँ होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशंस। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है। ये बस ये कहता है कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस होंगे ना, तो हर 2 सेशंस के बीच में जो गैप होगा वो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है ना। तो मान लीजिए जो कन्वेंशनली अगर बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन अगर हो रहा है तो बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में 6 महीने का से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है, या मॉनसून सेशन और विंटर सेशन में 6 महीने के से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। ठीक है। ये चीज़ें बस लिखी गई हैं संविधान के अंदर। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति के जो चुनाव से रिलेटेड ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको उसको देखना है। पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। प्रत्येक राज्य के विधायक के वोट का मूल्य राज्य से राज्य में भिन्न होता है। सेकंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज इन द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है बस वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है।
वह स्टेटमेंट क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब देखिए, अब हम हर एमएलए का, हर स्टेट के एमएलए का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं कि हर एक मेंबर का, हर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो वोट का जो वैल्यू है वो कितना होगा। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने का जो बेसिस होता है दैट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज पर द 1971 का जो सेंसस था, उसके हिसाब से, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज हैं उस स्टेट में, ठीक है, तो जितने लोग, जितने नंबर ऑफ एमएलए जो उसमें इलेक्टेड हैं और जो पॉपुलेशन उस स्टेट की, ये तो दो क्राइटेरिया हैं, ये जो दो चीज़ें हैं, इनके बेसिस पे ही जो वोट का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, द वैल्यू ऑफ द टू वोट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमपीज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, है ना, उनका जो वैल्यू है, हर एक एमपी का जो वोट का जो वैल्यू है वो सेम रहता है ना, वो सेम रहता है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एन एमपीज vote is determined by dividing the total value of votes of all MLAs by the total number of elected MPs both the Lok Sabha and Rajya Sabha. Hence there is no distinction in the value of votes between MPs of the Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, तो इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि जो वोट्स होंगे एमपीज और एमपीज जो कि लोकसभा के होंगे और राज्यसभा के, उसमें कोई ऐसा कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोट का मूल्य समान होता है या कुल विधायकों के वोट के मूल्य को संसद के कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से विभाजित करके तय किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सेकंड स्टेटमेंट, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। अब इसमें से सही उत्तर आपको देने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। मतलब जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट के समक्ष उत्तरदायी होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो था, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर के दौरान जो है अपनी पोजीशन जो है, अपनी ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को कानून निर्माण के प्रस्तावों के बारे में हमेशा सूचित करते रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी जो भी प्रपोजल्स होगी लेजिस्लेशन से रिलेटेड वो सारे राष्ट्रपति को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज के सेशन का। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस सेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको, आप कोई भी एग्जाम देने जाइए आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रेसिडेंट से मिलेगा ही मिलेगा। और जो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये अलग अलग हाई लेवल एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो जो लेवल के क्वेश्चंस थे हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करे, कुछ बेसिक्स भी करे और कुछ हायर लेवल क्वेश्चंस भी हमने आज सॉल्व करा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और भी इस तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कोई भी आपका सजेशन हो, आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ उसमें आप हमें बताइए और हम बिल्कुल आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।